दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी हम व्याख्या सहित हल को देखते हैं। तो यह इस प्रकार रेलवे की बुक का सल्यूशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं सामान्य विज्ञान के इस क्लास को। और आज की क्लास हम जो प्रश्न होंगे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी कि मनुष्य के मामले में लगभग डैश महीने लगते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, ए 7, बी 10, सी 9, डी 8। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा, एक बार इसके यहाँ पर होगा सी 9 महीने लगते हैं। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है, मनुष्यों में गर्भकाल लगभग 9 महीने होता है, अर्थात माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? ए मज्जा या मेडुला, बी मस्तिष्क, सी पोन्स, डी अनुमस्तिष्क। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मज्जा या मेडुला, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। मज्जा या मेडुला में भोजन, निगरण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, लार के श्रवण आदि गतिविधियों के समन्वयन केंद्र होते हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको हमने बताया कि मेडुला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए गर्भाशय या मेडुला में, बी डिंबवाही नलिका में, सी अंडाशय में, डी योनि में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी डिंबवाहिनी नलिका में। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, मानव शरीर में उर्वरी यानी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या डिंबवाही नलिका में संपन्न होती है। यह नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। ए या योनि, बी डिंबवाही नलिका यानी कि फैलोपियन नलिका, सी ग्रीवा, डी गर्भाशय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी गर्भाशय। व्याख्या देखेंगे, दिया गया है, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? ए लार स्राव, बी साइकिल चलाना, सी पाचन, डी श्वसन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा बी साइकिल चलाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि लार स्राव करना, पाचन क्रिया करना, श्वसन क्रिया करना, इन पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। यह
मनुष्य में स्वतः होते रहते हैं, यानी कि यह अनैच्छिक क्रिया है। इसको हम रोकना भी चाहें तो इतनी आसानी से रोक नहीं सकते। कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, लेकिन या फिर अपने आप स्वतः होने लगती हैं। लेकिन साइकिल ऐसा नहीं है, साइकिल पर आप फुल रूप से कंट्रोल है। लार, पाचन और श्वसन यह नाम मात्र कंट्रोल होता है, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लैंगिक प्रजनन में डैश के या का डैश शामिल होते हैं। ए विपरीत लिंगों एक जनक, बी समान लिंग दो जनक, सी कोई भी लिंग एक जनक, डी विपरीत लिंगों दो जनक। चारों ऑप्शनों में से एक इसका राइट आंसर बताना है कि इसमें जो खाली स्थान पर है क्या क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले में भरा जाएगा लैंगिक प्रजनन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विपरीत लिंगों, यानी कि विपरीत लिंगों को हम यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से शामिल, कितने लोग शामिल होंगे, तो दो जनक, विपरीत लिंग के दो जनक शामिल होंगे, तब लैंगिक प्रजनन होगा। तो इस प्रकार डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। लैंगिक प्रजनन क्रिया में एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंगी जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं, अर्थात लैंगिक प्रजनन हेतु विपरीत लिंगों वाले दो जनकों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए ICSI, बी GIFT, सी ZIFT, डी AID। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ICSI, यानी कि ICSI। इस खाली वाले स्थान पर भर देंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित एक अत्यधिक विकसित प्रक्रिया है, जिससे शुक्राणुओं को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं और दो में से ही इसका हमको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा हमारा बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मनुष्यों में आमाशय में भोजन के पचाने के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। ए उत्सर्जन, बी परिसंचरण तंत्र, सी पाचन, डी श्वसन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी श्वसन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। ए पिता से, बी
ए में दिया गया है माता, बी में दिया गया है पिता, सी में दिया गया है या तो माता से या पिता से, डी माता पिता दोनों के द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा ए माता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दिया गया है पुरुषों में एक्स वाई, दिया गया है पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका एक्स गुणसूत्र माता से जबकि वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका एक एक्स गुणसूत्र माता से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ए गर्भाशय ग्रीवा, बी डिंबवाही नलिका, सी बीजवाहिका, डी शुक्रवाहिका। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा बी डिंबवाही नलिका। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिनी या डिंबवाही नलिका द्वारा ले जाया जाता है। यदि इस यात्रा के दौरान शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है तो यह गर्भाशय में पहुंचने पर ही वहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? ए गर्भाशय, बी शुक्रवाहिका, सी अंडाशय, डी योनि। तो इसमें से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा गर्भाशय, अंडाशय, योनि। यह मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है कौन सा? मादा का नहीं तो यह हो जाएगा शुक्रवाहिका। व्याख्या देखते हैं इसकी हम यहाँ पर। प्रश्नगत विकल्पों में से शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का नहीं बल्कि नर प्रजनन तंत्र का है एक हिस्सा। गर्भाशय, अंडाशय तथा योनि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है? ए साइटोन, बी कीटोन, सी न्यूरॉन, डी नेफ्रॉन। और यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है या रिपीट हुआ है एग्जामों में, तो इसका यही पूछा जाता है वृक्क की संरचनात्मक इकाई है तो कौन सी हो जाएगी? तो डी हमारा राइट आंसर है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, डैश एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ए एड्रीनल, बी हाइपोथैलेमस, सी अग्नाशय, डी पीयूष ग्रंथि। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखेंगे तो हो जाएगा डी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मुख्यतः अग्र तथा पश्च भागों में बटी होती है। अग्रभाग को एडिनो हाइपोफाइसिस तथा पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, कोकली और स्टरप, बी ऑडिटरी बोन, अनविल और स्टरप, सी हैमर, एनविल और पिन्ना, डी हैमर यानी कि मैलियस, एनविल, एनकस और स्टरप स्टीपीज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी हैमर, मैलियस, एनविल और स्टरप स्टेपीज। चारों में से इसका राइट आंसर देखें या इसकी व्याख्या देखें हम। हैमर, मैलियस, एनविल, इनकस यानी कि स्टरप स्टेपीज मध्य कर्ण की हड्डियां हैं। कान के अंदर कंपन इन्हीं हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है।
स्टिरप या स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ए वृषण में, बी प्रोटेस्ट ग्रंथि में, सी वीर्य पुटिकाओं में, डी अंडाकोश वृषण कोश में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए वृषण में शुक्राणु बनते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वृषण यानी कि नर जनन अंग के वे भाग होते हैं जिनमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु नर युग्मक कोशिका सेल होते हैं जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं तथा अंडाणु यानी कि फीमेल जीमेट से मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसे निषेचित अंडज या अंड यानी कि फर्टिलाइज ओवम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन वृषण स्रावित होता है? ए एड्रीनल, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी थायरॉक्सिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर लैंडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न नर हार्मोन तथा एंड्रोजेंस का स्रावण करती हैं। प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानवों डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? ए श्वसन रज्जु, बी मुख गुहिका, सी स्वर रज्जु, डी ग्रसनी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी स्वर रज्जु। आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया गया है। स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड मनुष्यों में मुख्य रूप से ध्वनि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर रज्जु की सिलवटों से स्पर्श करते हुए गुजरने पर इनमें कंपन उत्पन्न करती हैं और इससे ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। महिलाओं तथा बच्चों में स्वर रज्जु छोटे तथा पतले होते हैं। यही कारण है कि बच्चों का महिलाओं की आवाज़ पतली तथा तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? ए लैंगिक प्रजनन, बी अलैंगिक प्रजनन, सी ऊतक संवर्धन, डी वानस्पतिक विकास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए लैंगिक प्रजनन। व्याख्या दी गई है इसकी। लैंगिक प्रजनन द्वारा अधिक विविधता से युक्त संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंगिक प्रजनन में दो विपरीत लिंगी जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं जिनके आनुवंशिक गुण भिन्न होते हैं। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीव के लक्षण विविधता युक्त होते हैं। इनमें एक ही जनक के सभी गुण न होने से जनक के हानिकारक या रोगजनक लक्षणों का भी प्रकटीकरण न्यूनतम हो जाता है। अर्थात लैंगिक जनन या प्रजनन से उत्पन्न जीव मिश्रित आनुवंशिक गुण आने से इनमें सकारात्मक विविधता उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं आरिकुलों यानी कि वेंट्रिकुलर स्टेप्स यानी कि अलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? ए तंत्रिका वाल्व, बी त्रिकपर्दी वाल्व, सी द्विपर्दी वाल्व, डी फुफ्फुस वाल्व। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी त्रिकपर्दी वाल्व। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
दिया है त्रिकपर्दी वाल्व या दायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हृदय के दाहिनी पृष्ठीय पक्ष पर दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकुलर के बीच स्थित होता है। इस वाल्व का कार्य रक्त को दाएं से वेंट्रिकल से पुनः दाएं एंट्रियम में जाने से रोकना है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रश्न में बायां निलय दिया गया है, जबकि वह दाएं निलय होना चाहिए। बाएं निलय के स्थान पर दाएं निलय होगा तो इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसका उत्तर विकल्प बी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। बी, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लार रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। सी, मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं। डी, मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी। कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है, तो यह अवशेषी अंग है। अस्थिमज्जा मानव शरीर में रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, यह भी सही है। यानी कि गलत पूछा जा रहा है तो गलत हमारा यही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। यह भी क्योंकि सही है, तो इस प्रकार हमसे गलत पूछा गया था और गलत हमारा सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ए, विटामिन ए। बी, विटामिन बी। सी, विटामिन डी। डी, विटामिन ई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या दी गई है। विटामिन ए हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल आदि हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक इकाई है? ए, न्यूरॉन। बी, नासोपेलेटाइन। सी, नेफ्रॉन। डी, नेफ्रिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा ए, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया। बी, गाल्जी गाय। सी, रसधानी। डी, लाइसोसोम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी, लाइसोसोम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है लाइसोसोम की झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। लाइसोसोम के अंदर अंततः शक्तिशाली पाचक रस होते हैं जो कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करने वाले विजातीय पदार्थों को नष्ट करते हैं। कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले भाग को भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद है। ए, बाल। बी, लार। सी, दांत। डी, त्वचा। चारों ऑप्शनों में से अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव के जिस अंग में उपस्थित है तो वह अंग हो जाएगा हमारा बी, लार में। यानी कि यहाँ पर इस खाली स्थान पर लार भर देंगे हम। व्याख्या देखते हैं इसकी। अल्फा एमाइलेज लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम है। अल्फा एमाइलेज माल्टोज और ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए अल्फा डैश 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एमाइलेज में विभाजित करता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? ए आंत, बी यकृत, सी आमाशय, डी मुंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी आमाशय। व्याख्या इसकी देखेंगे, पाचन तंत्र के सहायक अंगों में से एक आमाशय अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। ग्रसिका से होकर भोजन आमाशय में पहुंचता है तथा आमाशय की दीवार में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ए रूमेन, बी ओमेसन, सी रेटिकुलम, डी अबोमस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए रूमेन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? ए मुंह, छोटी आंत, बी आमाशय, बड़ी आंत, सी आहार नली, बड़ी आंत, डी आहार नली, छोटी आंत। तो मनुष्यों में भोजन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से स्टार्ट होगी? तो सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होती है, तो मुंह वाला ऑप्शन हमारा होगा। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा मुंह हो वहीं पर, क्योंकि यहाँ मुंह भरा जाएगा और यहाँ छोटी आंत, तो इस प्रकार ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, मनुष्यों में भोजन की पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। अतः या छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन पूर्ण होने के साथ साथ पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा, डी अधिवृक्क ग्रंथि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मस्तिष्क। पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, पोन्स मानव के मस्तिष्क का एक भाग है। यह मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर और सेरिबेलम के नीचे स्थित होता है। इसकी संरचना घोड़े के नाल के आकार की होती है। इसका प्रमुख कार्य सांस का विनियमन करना है। अगला क्वेश्चन है, E300 का सामान्य नाम बताइए। ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी दिया गया है विटामिन ए और डी वाले ऑप्शन में दिया गया है विटामिन बी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा ए विटामिन सी। E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? ए गैलेक्टोज, बी ग्लूकोज। इसमें से तो यह दोनों है, क्योंकि यहाँ पर यदि माल्टोज ऑप्शन में दिया होता, क्योंकि वह यहाँ पर वह कट गया है, उसका सही उत्तर था माल्टोज हमारा सी वाला ऑप्शन, और वो यहाँ पर है नहीं। तो इसमें पूछा गया मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा माल्टोज। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम एक बार, मोनोसैकेराइड जिसे साधारण शर्करा भी कहते हैं का शर्करा का सबसे सरल रूप है। इसका सामान्य सूत्र CN2H2NON है। उदाहरण यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज, जबकि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शव को संदर्भित करता है। ए एक चिकित्सकीय रूप से जीवित इंसान, बी शरीर रचना विज्ञान हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मृत मानव शरीर, सी परिरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जीवित व्यक्ति, डी पुनर्जीवित मानव शरीर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें
तो हो जाएगा बी शरीर रचना विज्ञान हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मृत मानव शरीर। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। शव या लाश एक मृत शरीर है जिसका उपयोग मेडिकल छात्रों, चिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करने, रोग की पहचान करने, मृत्यु के कारणों को निर्धारित करने और जीवित इंसानों में दोष की मरम्मत के लिए ऊतक प्रदान करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। ए उदर के ठीक नीचे, बी गर्दन के निचले हिस्से में, सी मस्तिष्क में, डी श्वास नली से जुड़ी होती है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश किससे जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी मस्तिष्क से जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। व्याख्या दी गई है इसकी। हाइपोथैलेमस अर्धचेतक मस्तिष्क का एक भाग है जिसका महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ना तथा शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए रंगों के समुच्चयों में प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है। ए सफ़ेद पीला नीला, बी लाल हरा नीला, सी लाल हरा काला, डी काला सफ़ेद लाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी लाल हरा नीला। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रकाश के तीन प्राथमिक रंग लाल हरा नीला हैं। जब इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो हमें श्वेत प्रकाश दिखाई पड़ता है। हमारी आँखों में तीन विशिष्ट शंकु कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं जिससे हम प्रकाश के इन तीन रंगों को विभिन्न रंगों में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मछली कार्डेटा संघ के कशेरुक उपसंघ का जीव है। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष यानी कि एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैस्ट्रिक जूस के एक घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पेट द्वारा स्रावित नहीं होता है। ए पोटेशियम क्लोराइड, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सोडियम क्लोराइड। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी सल्फ्यूरिक अम्ल। व्याख्या दी गई है इसकी। सल्फ्यूरिक अम्ल गैस्ट्रिक जूस के एक घटक के रूप में पेट द्वारा स्रावित नहीं होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाइपेज और पेप्सिन का संयोजन है जो निगले हुए सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करते हैं या करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में उभरी हुई सबसे ऊपरी त्वचा परत क्या कहलाती है। ए श्वेत पटल, बी एंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस, डी हाइपोडर्मिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइनोस्कोप डैश की जांच के लिए एक उपकरण है। ए मस्तिष्क, बी आँखें, सी नाक, डी कान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नाक।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर हम राइनोस्कोप नाक की जांच करने के लिए एक उपकरण है। इसमें नासिका मार्ग को देखने के लिए एक लेंस और प्रकाश होता है। इसमें ऊतक को हटाने के लिए एक उपकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। ए क्रमाकुंचन, बी जठर संबंधी, सी दोलनी, डी अनुशिथिलन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा ए क्रमाकुंचन। व्याख्या दी गई है इसकी, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। यह गति पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिससे ग्राह या खाद्य पदार्थ लगातार अग्रसर होता जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। ए माथा 8, चेहरा 14, कान 4 और कंठिकास्थ 3। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है माथा 8, चेहरा 14, कान 6, कंठिकास्थ 1। अगला ऑप्शन दिया गया है सी माथे पे 8, चेहरे में 12, कान में 6, कंठिकास्थ में 3। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है माथे में 8, चेहरे में 12, कान में 8 और कंठिकास्थ में 1। तो आप सभी लोगों को बता दें हम कि माथे पर कितनी हड्डियां होती हैं। तो माथे पर हमारी 8 हड्डियां होंगी, तो 8 इन चारों ऑप्शन में है। और चेहरे पर जो हमारा फेस होता है उस पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें 14 हड्डियां होती हैं। यानी कि जब चेहरे पर 14 होंगी तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। यहाँ पर 12 हैं, ये भी 12 हैं, 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे हमारे। और उसके बाद में कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में होंगी हमारी 6। कान में जब 6 होंगी तो यहाँ पर हमारी दी गई हैं 4। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और बचेगा हमारा सिर्फ बी वाला, माथे पर 8, चेहरे पर 14, कान में 6 और कंठिकास्थ में 1 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए रकाब या स्टेपीज, बी कान की हड्डी, सी प्रगंडिका, डी जांघ की हड्डी। तो जांघ की हड्डी तो सबसे बड़ी होती है मानव शरीर की, सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी की बात की जा रही है तो इसका या रकाब या स्टेपीज होती है। और यदि यह ऑप्शन नहीं होता तो हम कान की हड्डी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यह कान की हड्डी स्टेपीज है। जब नाम सीधे दिया गया तो कान की हड्डी अदर भी हो सकती हैं या दूसरी भी हो सकती हैं, इसलिए ए वाला राइट ऑप्शन है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जिसकी लंबाई 0.11 इंच होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। इसकी लंबाई 19 इंच होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्तचाप वह बल है डैश जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है। बी जो निलय प्रकुंचन के समय धमनी के अंदर लगता है। सी जो निलय अनुशिथिलन के समय धमनी के अंदर लगता है। जो डी वाला ऑप्शन दिया जो सिराओं के अंदर लगता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, रक्तचाप वह बल है जो रक्तवाहिका की भित्ति पर लगता है। दूसरे शब्दों में धमनियां वह नलिका हैं जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाते हैं। हृदय रक्त की धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त व प्रवाह को नियमित करता है। इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीड़े डैश के माध्यम से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से? ए फेफड़ों के, बी श्वसन छिद्रों के, सी गलफड़ों के, डी त्वचा के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा बी श्वसन छिद्रों के माध्यम से कीड़े सांस लेते हैं। व्याख्या दी गई है, कीड़े श्वसन छिद्रों के माध्यम से सांस लेते हैं। कीड़े आर्थ्रोपोडा संघ का प्रमुख वर्ग हैं। इनका श्वसन महीन श्वास नलियों द्वारा होता है जो इनके शरीर में बाहर की ओर श्वास रंध्र द्वारा खुलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर ये हमने बताया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? ए गंडमाला, बी दृष्टिहीनता, सी स्कर्वी, डी बेरी। तो यहाँ पर दृष्टिहीनता की बात करें तो ए की कमी से होगा, बेरी जो होगा वह बी की कमी से होता है, सी विटामिन सी की कमी से होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखें हम थोड़ी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण कमजोरी, थकावट, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना, दांतों का ढीला होना। विटामिन सी की कमी के कारण इतने रोग हो सकते हैं। ट्रैकिया या मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ए हृदय तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी श्वसन तंत्र, डी पाचन तंत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी श्वसन तंत्र। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। ट्रैकिया या मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। इसे आमतौर पर श्वास नली या विंड पाइप के रूप में जाना जाता है। श्वास नली स्वर यंत्र के ठीक नीचे से शुरू होकर ब्रेस्ट बोन यानी कि उपरोक्त के पीछे तक जाती है। यह सामान्यतः 4 इंच लंबी और 1 इंच से भी कम व्यास वाली ट्यूब होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए गाल्जिकाय, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लाइसोसोम। व्याख्या दी गई है इसकी। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर इस प्रकार के पाचक एंजाइम झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते तो यह झिल्ली का ही पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए विल्ली, बी लम्प्स, सी म्योमास, डी ब्रोंकाई। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा ए विल्ली। जो अंगुलीनुमा हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां पाई जाती हैं छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, उन्हें विल्ली कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें विल्ली कहा जाता है। प्रत्येक विल्ली की लंबाई लगभग 0.5 से 1.6 मिमी मनुष्यों में होती है। विल्ली आंतों की दीवार के आंतरिक सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे अवशोषण करने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? ए रेबीज, बी हैजा, सी मधुमेह, डी टिटनेस। यानी कि जो रोगी नेत्रदान कर सकते हैं जिनकी यह बीमारी ऑलरेडी है, तो वह कौन सी बीमारी वाले लोग हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर देखें तो मधुमेह के जो व्यक्ति होंगे वह नेत्रदान कर सकते हैं। जिससे कोई
दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, जिसके यह नेत्र दूसरे व्यक्ति के लगाए जाएंगे। तो बाकी रेबीज वाले दान नहीं कर सकते, हैजा वाले भी दान नहीं कर सकते और टिटनेस वाले भी दान नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। व्याख्या देखते हैं कि हम मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और अन्य शारीरिक विकारों जैसे सांस फूलना, हृदय रोग, क्षय रोग आदि से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछली क्लास में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से हमने पूछा था कि मनुष्य के हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। कुल कितनी थी? मनुष्य के शरीर में 206, स्वस्थ मनुष्य के 206 हड्डियां पाई जाएंगी। अगर बच्चे के पूछा जाए तो नवजात के जो हड्डियां होती हैं वह हो जाएंगी यहाँ पर 213। हाथों में कितनी थी? 60। पैरों में कितनी होंगी? 60। तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया है आपको। और चलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों से यह विनम्र या रिक्वेस्ट है हमारी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और आप अपना साथ इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताएं, जो इस पढ़ाई से या एजुकेशन से रिलेटेड है हम आपके लिए वह करने के लिए कोशिश करेंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्न और या किसी बुक का सलूशन यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, हिंदी, इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप एक ही स्थान पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।